हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4 है खनिज एवं धातु। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक भी करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, खनिज एवं धातु से निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। 8 कर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख लीजिएगा छांट कर, ठीक है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। पहला ऑप्शन है लकड़ी का मेज, दूसरा है स्टील की कुर्सी, तीसरा है खुली स्थान पर रखी लोहे की छड़, चौथा है तेल लेपित लोहे की छड़। तो दोस्तों, संक्षारित यहाँ पे होने का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कोरोजन बोलते हैं, यानी उसके ऊपर जंग लग जाना है, ठीक है। जो जंग लग जाती है उसको हम संक्षारित कहते हैं या कोरोजन कहते हैं इंग्लिश में। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो अगर हम खुले स्थान पर, कौन सी वस्तु है जो कि हम रख देंगे कहीं पे तो संसारित हो जाएगी, यानी कि कोरोजन पड़ जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी। तो एक ही चीज़ आपको दिखता होगा प्रेजेंट टाइम में, लोहा होता है। अगर लोहे को अगर हम नमी में या खुले स्थान पर रख देते हैं, लोहे की छड़ जो होती है, लोहे का कोई भी चीज़ हो तो क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाती है। और एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि जब लोहे की छड़ पे कोरोजन होता है, यानी कि उस पर जंग लग जाती है, तो जो लोहा होता है उसका वज़न, उसका जो भार होता है दोस्तों, वो बढ़ता है या घटता है। एक कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे जब भी किसी वस्तु पर कोरोजन होता है, उस पर जंग लगती है, तो उस वस्तु का भार बढ़ जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप भी ध्यान में रखेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अयस्क हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपका बॉक्साइट जो होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम, दूसरा लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है कॉपर। तो दोस्तों, पहली बात इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है। इसी के माध्यम से इसका जो हमारा बॉक्साइट होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, खदानों से मिलता है। उसके बाद हम इसको प्राप्त करके इसका कई प्रोसेस होता है, पीसना, कूटना उटना करके, इसका मतलब कि शोधन विधि के शोधन किया जाता है। शोधन करने के पश्चात जो हमें धातु निकलता है वो क्या कहलाता है, हमारा वो एल्युमिनियम कहलाता है। उसी प्रकार से आपका अगर पारे का पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखेंगे, जो पारा हमारा होता है, जैसे कि थर्मामीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस पारे का जो अयस्क है सीने बार है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीने बार। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीने बार आपका पारे का अयस्क है। हेमेटाइट आयरन का है। उसी प्रकार से आपका कॉपर क्यूपरस पायराइट है। कॉपर के कई अयस्क हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट ने बताया कि एक पारे का और एक एल्युमिनियम का बॉक्साइट वाला है, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर गा है, इसमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम किसी धातु को, जो कि हमारा अयस्क होता है, जब अयस्क को हम निकालते हैं पृथ्वी से, तो उसका शोधन किया जाता है। कई मेथड होते हैं। पहली बात तो अगर कोई हमें जो अयस्क होता है हमको इसे भुरकनी फार्म में नहीं मिलता है, यानी कि वो एकदम, जैसे कि उसको पहले हमें एक पत्थर के रूप में मिलता है, फिर उसको हम तोड़ करके छोटे छोटे पीसेस में लाते हैं, फिर उसको हम पीसते हैं। पीसने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोसेस जैसे फेन प्लवन विधि होता है। फेन प्लवन में क्या होता है कि अगर कोई सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती है तो उसको क्या किया जाता है, इसको पानी में घोल करके काफ़ी तेज़ी मात्रा में इस प्रकार से एक बॉक्स में रख करके इसके अंदर से एयर प्रवाहित किया जाता है, और ये झाग के रूप में जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार से एक फेन प्लवन की विधि हो जाती है, जो कि सांद्रण की विधि होती है। उसी प्रकार से आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। यहाँ पे इस प्रकार से दो बेल्ट, जैसे पुलिया लगी थी उसके ऊपर बेल्ट लगा होता है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे आपको चुंबक रहता है और इस पे से अयस्क को जो महीन बारीक पिसा हुआ होता है उसको गिराया जाता है, तो क्या होती है जो लोहे की अशुद्धियाँ होती हैं वो चुंबक के पास गिर जाती हैं और बाकी आगे जाके गिरती हैं। तो इस प्रकार से आपका एक चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि अक्सर आप देखते होंगे, जैसे कि ओसाना आप देखते होंगे गाँव में, जैसे कि गेहूँ ओसाते हैं, धान ओसाते हैं, तो उसमें एक गुरुत्वीकरण विधि का फ़ायदा इसमें होता है। और सरसों का, तो ये क्या होती है, हम ऊपर से कोई भी अनाज गिराते हैं तो हवा इधर से चलती है या पंखे के द्वारा हम यहाँ पे हवा इसको देते हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण विधि होती है, यानी कि जो भारी चीज़ें होती हैं ये पास में गिरती हैं और जो हल्की होती हैं वो दूर जा कर के गिरती हैं। यहाँ पे एक मनुष्य होता है, इसको उठा करके अपने हाथों से ओसाता है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है, तो निस्तापन का आपका कार्य, निस्तापन और भर्जन अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों, अभी आगे आएगा तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला यहाँ पे आपको कथन दिख रहा है कि सोडियम धातु को मिट्टी खाली स्थान है किस में रखते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न करने से पहले आपको यहाँ पे 3 प्रश्न इसके और आपको हम बताएंगे जिसको आपको याद रखना है। ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से दोस्तों, चाकू से जैसे हम पनीर की तरह पनीर काटते हैं उस प्रकार से काट सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है, धातु मतलब जो होती है, धातुएं क्या होती है दोस्तों, जो चमकीली होती है, कठोर होती हैं, जैसे आपका लोहा है, एल्युमिनियम है, कापर है, इस तो हमारी क्या है, धातुएं हैं। उसी प्रकार से ये भी आपका सोडियम एक धातु है। तो ऐसा धातु है, ये 3 ऐसे धातुएं हैं, 3 का नाम आप याद कर लीजिएगा। अक्सर आपका एग्जाम में सोडियम का ही पूछा जाता है, लेकिन आप 2 और याद कर लीजिएगा, एक पोटेशियम याद कर लीजिएगा और एक Li यानी कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको हम पनीर की तरह चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है सोडियम का दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो हमारा सोडियम होता है, अगर हम इसको नमी में रख देंगे या खुले स्थानों पे रख देंगे तो वहाँ पे आग लग जाती है। यानी अगर इसको हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी में आग लगा देता है। तो ऐसा धातु है जिसको पानी में रखने पर वो आग जल जाती है या आग लग जाती है, वो सोडियम है। इसलिए इसको किस में हम लोग रखते हैं, मिट्टी के तेल में इसको हम सुरक्षित रखते हैं। मिट्टी के तेल से इसे हम बाहर निकाल लेंगे या कहीं पे नमी पाया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, तुरंत ये क्या करेगा दोस्तों, आग जल वहाँ पे लग जाएगी। तो अक्सर जो जादूगर जो दिखाते हैं पानी में आग लगा देते हैं, कौन सी धातु का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सोडियम धातु का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हम देखते हैं जंग लगने के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान की आवश्यकता है। तो दोस्तों खाली स्थान में हम लोग भरेंगे तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए पहली बात तो, और नमी होनी चाहिए। अगर यदि किसी चीज़ पे जंग लगनी है तो उसको खुले स्थानों में छोड़ दीजिए, तो वहाँ पे क्या लगना है, ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा वातावरण से और नमी भी वहीं से मिल जाएगी और उसमें जंग लग जाएगा। थर्ड है दोस्तों, धातु से तार बनाने का गुण खाली स्थान कहलाता है। तो किसी धातु से हम तार बनाते हैं तो उसको तान करके खींच करके बनाते हैं, तो ये हमारा जो गुण होता है इसको हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं दोस्तों, तन्यता कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन धातुओं से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में ही हमने बता दिया था, जो हमारे अयस्क होते हैं ये हमारे खनिज होते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क, या हम इंग्लिश में बोलते हैं ओर, ठीक है। यदि आपको और पता चल जाए तो हमारा अयस्क होता है, या हिंदी में इसको हम अयस्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम अयस्क को निकालते हैं खनिजों से। खनिज से प्राप्त अयस्क को हम क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं। वो कई बोल्ड मतलब कि बड़े बड़े टुकड़ों में रहता है, तोड़ लेते हैं, छोटा बनाते हैं, उसको बारीक पीस करके। फेन प्लवन विधि आपका है, गुरुत्वाकर्षण विधि है, आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इस प्रकार से कई विधियाँ होती है, प्रोसेस करते हैं। आखिर में करते करते आप कई भट्टियों में उसको भेजते हैं। कुछ ऐसे आपकी नाशपाती आकार की भट्टियाँ होती हैं, ठीक है। बेसिमर परिवर्तक भट्टी है, आपका वात्या भट्टी है। इन सब के माध्यम से होते हुए गुजरते हुए लास्ट में आपको एक धातु प्राप्त होती है जो कि 99.99% आपको शुद्ध मिलती है। यदि आपने कॉपर का अयस्क लिया है तो आपको लास्ट में कॉपर प्राप्त होगा। यदि आपने पारे का अयस्क लिया है तो पारा प्राप्त होगा। पारे का अयस्क सीने बार है,
आपका बॉक्साइड अगर लिया आपने तो बॉक्साइड का इसके लिया है तो आपको प्राप्त होगा एल्युमिनियम। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर में लिखेंगे हीरा कार्बन का रूप है। तो दोस्तों ये हीरा कार्बन का अपर रूप लिख सकते हैं, यहाँ पे रूप भी सही है, अपर रूप लिख सकते हैं। तो हीरा जो है हमारा कार्बन का अपर रूप है, ये बिल्कुल बात सही है, तो आप भी सही लगा देंगे। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो दोस्तों गलत है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? आयरन का होता है, यानी लोहे का होता है, तो आप इसको याद भी कर लेंगे। हेमेटाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, उसका किसका? लोहे का, हिंदी में कह सकते हैं, या आपका आयरन कह सकते हैं, या फिर इसका होता है फेरस होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, जो कि साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है आयरन को। एल्युमिनियम का अयस्क आपने जान ही लिया था, बॉक्साइड होता है। ठीक है, और इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं एल्युमिनियम जो होता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल बात सही है। जब भी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगी तो क्या कहलाएंगी? धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, जो हमारा क्वार्ट्ज होता है दोस्तों धात्विक खनिज नहीं है। क्वार्ट्ज हमारा क्या होता है? जो हमारे संगमरमर नहीं होते, पत्थर नहीं होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को क्वार्ट्ज कहा जाता है। तो ये क्या है? धातु नहीं है, इसलिए ये क्वार्ट्ज हमारे धात्विक खनिज नहीं है, इसलिए इसके स्थान पे हम लोग क्या लगा देंगे? गलत। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, बिल्कुल बात सही है। जो संगमरमर हमारा दोस्तों होता है कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है, चूने का पत्थर होता है, सही है ए ओ। कैल्शियम ऑक्साइड से उसका रूपांतरण मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये आपका रॉक आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक सेडिमेंट्री होता है दोस्तों, पहला इग्नियस रॉक होता है जिसको अग्नि चट्टानें कहते हैं, दूसरा हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, और तीसरा आता है मेटामॉर्फिक, जो कि इन दोनों के रूप के परिवर्तन की वजह से जो आपका इग्नियस रॉक के परिवर्तन की वजह से इसके रूप के, या सेडिमेंट्री रॉक के परिवर्तन की वजह से जो नया आपका रॉक्स बनते हैं, जो पत्थर बनते हैं, वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, यानी अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें, और आपको तीसरा बताना है हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक को। अगला है निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो हमारा दोस्तों होता है निस्तापन होता है, निस्तापन की क्रिया में वायु की उपस्थिति में नहीं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जो कि भर्जन जो हमारा होता है, भर्जन एक क्रिया कहलाती है। भर्जन में पूछा जाता है, तो भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया हमारा भर्जन कहलाती है। वायु प्रेजेंट हो तो हमारा भर्जन कहलाएगा, वायु ना प्रेजेंट हो तो हमारा क्या कहलाता है? निस्तापन। लेकिन इसने यहाँ पे लिख रखा है निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे उपस्थिति अगर नहीं होता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन यहाँ इन्होंने उपस्थिति लिख दिया है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। निस्तापन क्रिया में वायु की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4 है, कॉलम 1 के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से सही मिलान कीजिए। कॉलम ए में आपका बॉक्साइड है, गैलेना है, हेमेटाइट है, पायरोलुसाइट है। तो दोस्तों कॉलम बी में देख पा रहे एल्युमिनियम, इसमें ऑलरेडी इसका मैच दिया गया ही है, आप भी इस प्रकार से लिख लेंगे। तो बॉक्साइड का अयस्क होता है, किसका अयस्क है? इधर हमारे अयस्क दे रखे हैं, और दे रखे हैं, एक इधर हमारे धातुएं देख रखी है, इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे और है जिसको हम अयस्क बोलते हैं, और इधर हमारा क्या है? धातु है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। ठीक है, मेटल बोलेंगे इसकी इंग्लिश में। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है दोस्तों? बॉक्साइड हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस प्रकार से आप बॉक्साइड पे साइन सीधे अगर आपको मैच कराना मैच करा लीजिएगा, नहीं तो आगे आमने सामने लिख सकते हैं। गैलेना किसका है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो लेड जो हमारा शीशा होता है दोस्तों ने, वो इसका अयस्क क्या आता है? गैलेना। हेमेटाइट आपने बता ही दिया था शुरुआत में हमने, ये आयरन का होता है, इसको हम हिंदी में लोहा बोलते हैं। और जैसे कि इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है एल्युमिनियम का Al होता है, लेड का Pb होता है, और आयरन का Fe होता है। इसको भी आप याद करेंगे क्योंकि आपको प्रतीक चिन्ह अक्सर पूछा ही जाता है। और लास्ट आपके यहाँ पे चौथा है पायरोलुसाइट। पूरा पायरोलुसाइट आपका होता है मैग्नीज का। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मिलान कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए।
खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, खनिज वह पदार्थ है जिसे ज़मीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सफलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो दोस्तों खनिज तो हमें प्राप्ति हो जाता है जब भी हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, लेकिन हर खनिज से हमें अयस्क नहीं प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे ही खनिज होते हैं जिसमें अयस्क होता है और उन अयस्क से हम क्या करते हैं, धातु का सफलतापूर्वक निष्कर्षण करते हैं, इसलिए वो हमारे अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं का निष्कर्षण सफलतापूर्वक करें वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क। लेकिन जो हमारी खनिज होते हैं वो हमें खुदाई से ही प्राप्त हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर खा है, धातु कर्म से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इंटर में हाई स्कूल में एक प्रश्न यहाँ से फिक्स रहता है, मैक्सिमम मार्क्स का रहता है। किसी भी धातु का उन्होंने आपसे धातु कर्म करवाना होता है और धातु कर्म में कई प्रोसेस होते हैं, उन सब प्रोसेस को आपको लिखना होता है। साथ ही साथ जिस भी धातु का निष्कर्षण करना होता है उसका फुल प्रोसेस वहाँ पे लिख के दिखाना पड़ता है। या बीच बीच में एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धातु कर्म क्या है दोस्तों, क्या नाम है, गण क्या होता है, निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, फिन प्लोन विधि क्या है, आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। इस प्रकार से कई इसमें जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में एक एक क्वेश्चन में एक एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसमें पूछा रहा है कि आपसे धातु कर्म, तो उत्तर में लिखेंगे, किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। यानी कोई अयस्क है उससे हम धातु की प्राप्ति तथा उसकी शुद्धिकरण की विधि जो होती है, यानी जो प्रोसेस होते हैं एक शुरुआत से लेकर के किसी धातु कोई अयस्क मिला हमको उसको तोड़ना, पीसना, उसको पृथक करना, या जितने भी प्रोसेस होते हैं, उबालना सुबालना जो भी होता है, सब आपकी ये क्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म क्रिया कहलाती है। धातु की अधात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का अर्थ क्या है? दोस्तों एक शब्द यहाँ पे आपको मिल रहा है अधात्य वर्धनीयता, अधातु वर्धनीयता, और दूसरा शब्द आपको मिल रहा है यहाँ पे तन्यता। इन दोनों शब्दों को आपको समझाना है। ये जो गुण होते हैं धातुओं में कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। तो आप देखते हैं धातुओं को अगर हम पीट के चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, अधात्य वर्धनीयता कहलाता है। यदि कोई हमको धातु मिले उसको हम पीट करके किसके रूप में परिवर्तित कर दें, हम उसको चादर के रूप में परिवर्तित कर दें, तो ये क्रिया हमारा अधात्य वर्धनीयता कहलाती है। जबकि धातुओं को खींचकर किसी तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। तथा यदि हम कोई धातु लें, उस धातु को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर देते, ये हमारा गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं का संक्षारण क्या है? उत्तर में लिखेंगे, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उसकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह यानी कि जंग या लेप जम जाती है। इस प्रकार धातु कमज़ोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग का जंग लगना इसके उदाहरण है। तो दोस्तों कोई धातु है उसको हम यदि वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहे या उसकी सतह पर किसी एक भूरे प्रकार की या किसी अन्य प्रकार की जंग या लेप जम जाए, तो इस प्रकार धातु क्या होती है, कमज़ोर होती है। धातु तो कमज़ोर होती है दोस्तों, लेकिन उसका जो वज़न अगर बात करता है, वज़न में भार है, वो भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उस धातु का भार बढ़ जाता है, तो यही जो क्रिया कहलाती है, इस प्रकार से जंग लगने की क्रिया एक संक्षारण कहलाती है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, जो लोहे पे होती है किस कलर की होती है, भूरे रंग की उस पर जंग लगती है, जबकि आपका जो हमारा जस्ता होता है, जस्ते पे सफ़ेद कलर की लगती है। और आप बात करेंगे अगर कॉपर की, तो कॉपर पे हरे रंग की जंग लगती है। जो हमारा तांबा होता है दोस्तों, तांबे पे हरे रंग की जंग लग जाती है। अक्सर आप देखते होंगे जो भी पूजा के रूम में आप जाएंगे जहाँ पे पूजा होता है आपका, अगर वहाँ पे तांबे का लोटा रखा है तो वहाँ पे क्या आप देखेंगे अगर काफ़ी दिन से यूज नहीं किया गया है तो उस पर हरे रंग की जंग लग जाती है। आप 10 का सिक्का देखते होंगे
जो प्रेजेंट टाइम में जो तांबे का होता है 5 का सिक्का, वो भी आपका तांबे का ही है, और उसको भी काफ़ी दिन अगर आप किसी नमी स्थानों पर रख दे तो उस पर क्या हो जाएगी, हरे रंग की जंग लग जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों मुक्त अवस्था में हमारा 2 धातु है, हो गया सोना और चांदी। Ag और Au ये 2 होते हैं, सोना और चांदी। ये आपका सोना का हो गया, ये जी आपका चांदी हो गया। ठीक है, चांदी का ये हो गया। अब दोस्तों चांदी में आपको Ag लिखते हैं और Au आपका सोने का प्रतीक चिन्ह होता है। मिश्र धातु क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती हैं। तो दोस्तों जो मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से अधिक हम कोई ऐसा धातु ले लें जिसको हम समांगी मिश्रण, यानी कि अगर मिलाएं तो उसमें पता ना चले कौन सी क्या चीज़ मिलाया गया, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है, समांगी एक मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें, दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बस भले दूध आपका पतला हो जाए। ये हमारा क्या होती है, मिश्र धातुएं। मिश्र जैसे कि ये समांगी मिश्रण कहलाता है। यदि इसी पानी का हमने घोल लिया, पानी में चीनी मिला दिया तो भी हमारा क्या हो गया, ये समांगी मिश्रण है। लेकिन अगर पानी में हमने बालू मिला दिया तो हमें बालू दिखाई देता है, पानी भी अलग अलग दिखाई देता है, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। उसी प्रकार धातुओं के में भी आता है। धातुओं में क्या होता है कि अगर सेम प्रकार के धातु, सेम क्वालिटी के अगर धातु हैं तो अगर उसको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो हमारे क्या कहलाते हैं, अगर उसको पता ना चले तो हमारे समांगी मिश्रण या समांगी मिश्र धातु कहलाती हैं। उनको हम कैसे मिलाते हैं, उनको हम पिघली हुई अवस्था में मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले अयस्क हेडिंग डाल लेंगे। अयस्क में लिखेंगे, जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो लोहा है, लोहे को में से निकाल लेते हैं। अभ्रक है, इसको हम बोलते हैं माइका, और कोयला है, ये सब हमें धरातल से यूं ही प्राप्त हो जाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। दोस्तों जो अभ्रक होता है, अभ्रक हमारा क्या होता है, हीट जो होता है, हीट का ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जो हमारा गर्मी होती है, गर्मी को ट्रांसफ़र करता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जो हमारे प्रेस होते हैं ना, प्रेस यानी कि जो इस्त्री होता है, इस्त्री के जो नीचे वाला भाग होता है ये अभ्रक का बना होता है, और इसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जो प्रेस होता है नीचे वाला हिस्सा काफ़ी चारों तरफ गर्म होना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा खनिज के बारे में, जैसे कि हमें धरातल से खोद करके प्राप्त कर लें। अयस्क की बात करते हैं, अयस्क हेडिंग डालेंगे। ऐसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है वो हमारे अयस्क, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है, अयस्क या और कहलाते हैं, इंग्लिश में उसको और बोलते हैं, ORE बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो बॉक्साइड है, जिप्सम है, कैलेमाइन है, आपका सिनेबार है, हेमेटाइट है, कपरस्पाराइट है, ये सब आपके क्या बोलते हैं दोस्तों, अयस्क होते हैं। आपसे एक प्रश्न है, कैलामाइन किसका अयस्क होता है? इसको बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कैलामाइन किसका अयस्क है। किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। द्रव धातु, हाँ दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न नंबर जो जा है इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सी धातु है जो किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, यानी कि द्रव के फॉर्म में है, उसका नाम बताना है। तो पारा हमारा दोस्तों क्या होता है, एक धातु होता है जो किसके फॉर्म में होता है, वो हमारा पारा जो हमारा है वो धातु होता है जो कि हमारा द्रव के फॉर्म में होता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक ऐसे अधातु का नाम लिखिए जो कि अधातु है आपका दोस्तों, वो भी आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो बेरियम एक ऐसा अधातु है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में यानी कि द्रव के फॉर्म में पाया जाता है। एक धातु एक अधातु, आपने 2 चीज़ जान लिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, धातु ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम
कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों सोडियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसको रिएक्शन करना है तो सोडियम ऑक्साइड होता है Na O, ठीक है, Na2O। लेकिन इसको बैलेंस करना होता तो हमने इधर क्या कर लिया, 4 सोडियम के धातु वो ले लिए, क्या नाम है, तत्व ले लिए, साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा उतनी रहने दी और इधर साइड में हमने 2 बैलेंस करने के लिए 2 बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हमारे सोडियम और ऑक्सीजन की मात्रा जो हो गई बैलेंस हो जाती है। यही हमारा संतुलित समीकरण कहलाती है। सेकेंड है मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सफ़ेद पाउडर बनाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो का फार्मूला होता है, प्रतीक होता है Mg होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो सफ़ेद रंग का क्या होता है, पाउडर होता है। लेकिन अब हमारा बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर आप देख रहे MgO है, इधर Mg है, इधर O2, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाना होगा तो 2 हम ले लिए। अब 2 ले लिया, फिर Mg की मात्रा अधिक हो गई तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पर भी बढ़ा दिया। इस प्रकार से 2 Mg यहाँ पर भी है, 2 Mg यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन इधर है। यानी जो तीर के आगे वाला हिस्सा होना चाहिए, दोनों की चीज़ें मिक्स यानी कि बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपने मन से 2 या 4 जितनी भी संख्याएँ हैं बढ़ा करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर खा है धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। दोस्तों जब हम धातु को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो पहला हम लिखेंगे धातु के साथ रिएक्शन, जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकालती है जब भी हम धातुओं को जल के साथ क्रिया कराते हैं सामान्य ताप पर। सेकेंड है आपका अधातु अगर हम जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती। जब भी हमारे जो अधातुएं होती हैं वो जल के सामान्य ताप पे कभी भी क्रिया नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे बिहार। लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों कहाँ पे, लोहा हमारा बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ में। तांबे की बात करते हैं तो तांबा जो हमारा होता है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में, बिहार में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सोने की जो खाने हमारा दोस्तों है कोलार की खान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो आपने KGF चैप्टर नंबर 2 देखा होगा, KGF मूवी देखी होगी। तो ये जो यहाँ पे खाने, एक कोलार की जो खान थी कर्नाटका में, ये इसी खान की जो शूटिंग यहीं पर हुई थी और इसी खान की बात की गई थी उस पिक्चर में, ठीक है। तो KGF आपने यश की पिक्चर जो देखी थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण के तौर में देखते हैं तो सोडियम धातु के जल से तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पहला एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो सोडियम के हमें रिएक्शन कराना है, Na सोडियम का प्रतीक चिन्ह है, हाइड्रोजन जल का होता है H2O। गिब्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। उसके साथ हमें H2O गैस भी निकालनी है, लेकिन हमें बैलेंस सब समीकरण देखना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे सेम है, हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना है। सोडियम हमारे पास एक है, इधर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन हमारे पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, तो 2 यहाँ पे बढ़ाना होगा। उसी प्रकार से जल में भी 2 बढ़ जाएगा और 2 ही सोडियम में बढ़ जाएगा, तो हमारा बैलेंस समीकरण हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोस्तों हमारा मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड या तो और हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, रिएक्शन कराना है जल के साथ H2O, गिब्स आउट तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों हम देख रहे हैं Mg इधर है, Mg इधर है, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। ये बैलेंस समीकरण आपका है, यानी कि ये संतुलित समीकरण है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया पर रासायनिक समीकरण लिखना है।
तो लिखेंगे सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम धातु की ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके सोडियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, अगर किसी भी धातु पर कोरोजन हो जाता है, संक्षारित हो जाता है वो, या उस पर जंग लग जाती है, तो उसको रोकने के लिए कौन कौन सी विधियाँ आप अपनाते हैं, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर में लिखेंगे धातु के संक्षारण की रोकथाम की विधियाँ, विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है पेंट का लेप चढ़ाकर। दोस्तों, हम क्या करते हैं, कोई हमारा लोहे का अगर धातु है, कोई दरवाज़ा है, तो उस पर क्या करते हैं, हम पेंट का लेप चढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है ग्रीस या तेल लगा करके। नए औजारों जैसे कि कैंची, चाकू, मशीन आदि का पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है गैल्वेनीकरण यानी धातु चढ़ाना। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है एक किसी अन्य धातु का जो लेप उस धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो ये क्रिया हमारी गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इससे लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे कि क्रोमियम, निकेल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उनके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तवे की हैंडल में लकड़ी लगी क्यों होती है, आपको समझाना है। जो हमारा तवा होता है दोस्तों, उसके ऊपर एक लकड़ी लगी जाती है उसके हैंडल में, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों लकड़ी ताप का कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक क्या होते हैं दोस्तों, दो शब्द आपको मिलेंगे। तो कुचालक और सुचालक हम समझते हैं। कुचालक ऐसी चीज़ होती है जिनमें ताप का क्या हो, ताप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना प्रवाहित हो, वो हम उसको कहलाते हैं कुचालक। ताप हो या विद्युत हो, विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना प्रवाहित हो, तो ऐसी वस्तुओं को कुचालक वस्तुएं कहते हैं। जिसे विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान होता है उसको हम सुचालक कहते हैं, या ताप का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उसको हम सुचालक कहते हैं। तो यहाँ बात किया गया है कुचालक। अगर हम लकड़ी को एक स्थान के सिरे को गर्म करते हैं तो जलेगी एक साइड का, लेकिन दूसरे हिस्से को गर्म, दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होता। लेकिन यदि हम लोहे को एक सिरे को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पूरा लोहा ऊपर तक गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये लोहा हमारा ताप का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है। जबकि जो हमारा लकड़ी होता है ताप का कुचालक होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का ताप का कुचालक होता है। इसके पकड़ने से हाथ नहीं चलता है, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका कुचालक यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती है आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।